वो मेरा पहला प्यार था, शायद आखिरी भी, जिसे मैंने खुद से ज़्यादा चाहा था। दी, ये कहते हुए प्रिया का स्वर बुझ गया। निभा ने अपना हाथ अपने हाथ में ले लिया, प्यार से उसकी टोडी ऊपर करते हुए कहा, पगली, तू इतनी खूबसूरत है, कामयाब है। पहले की बात अलग थी, अब तू समाज में अपना एक मुकाम बना चुकी है। तेरे लिए तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। तू हाँ तो कर, मैं दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी तेरे आगे लाकर खड़ा कर दूंगी। नहीं दी, 32 कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभय के दिए धोखे के बाद अब हिम्मत नहीं होती कि किसी और पर भरोसा कर सकूं। सॉरी दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी खूबसूरत आंखों में एक नई नमी उभर आई थी। निभा ने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। जीवन बहुत लंबा है प्रिया, अकेले काटना आसान नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि वो जो बुरा एक बार हुआ वो ज़िंदगी दोबारा दोहराएगा। मेरी हिम्मत अब ख़त्म हो गई है। वो सुबह उठी। देखना प्रिया, एक बार तुम्हें फिर से प्यार होगा। प्रिया खामोश होकर निभा को देख रही थी। निभा उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ, तेरे जीजाजी आने वाले होंगे। प्रिया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। अंदर लौटकर उसने घर लॉक किया तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। काम वाली आज आई नहीं थी। उसने अपने लिए 2 रोटी बनाई। रात की सब्जी फ्रिज में रखी थी, उसे गर्म करके प्लेट में डालकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। एक निवाला तोड़कर गले में डाला तो ऐसा लगा कि गले में अटक गया हो। थोड़ी देर तक इधर उधर देखती रही, फिर धीरे से सीने पर हाथ रख मलते हुए सोचने लगी, माँ, तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? देखो तुम्हारी बेटी कितनी अकेली हो गई है। आंखों से आंसू निकलते रहे। वाकई इंसान कितना अकेला हो जाता है जब उसके रिश्ते दूर निकल जाते हैं। निभा उसकी बड़ी दी है, उससे 5 साल बड़ी। वो 2 ही बहनें हैं। पिता की मृत्यु जब प्रिया 7 साल की थी तब हो गई थी और माँ की मौत 8 साल पहले हुई। माँ अपनी अफसर बेटी के सुख को ज़्यादा जी नहीं पाई। माँ ने घर के खर्चे को बहुत मुश्किल से चलाया था। निभा भी बेहद खूबसूरत और बहुत शालीन स्वभाव की थी, तो उनका रिश्ता अच्छे घर में हो गया था। वो भी खूबसूरत थी, जॉब के लिए तैयारी कर रही थी। तभी उसकी ज़िंदगी में अभय आया, जिसकी मीठी बातें उसके दिल में जगह बना गई। अभय का हर कदम पर उसका साथ देना, उसकी परवाह करना उसे अलग ही दुनिया की सैर कराने लगा। ऐसा नहीं था कि वो बेवकूफ़ थी, पर मोहब्बत में बहकर बेवकूफ़ बनने लगी थी। अभय का इंटेंशन उसे तब समझ आया जब वो अकेली उसके साथ घूमने गई। अभय ने जिस तरीके से उसे छुआ था, वो समझ गई थी कि उसके इरादे क्या हैं। बहाना बनाकर उसने किसी तरह खुद को बचा लिया था। एक दिन जब उसने फिर उसके करीब आने की कोशिश की थी तो उसने उसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि शादी से पहले मेरी जैसी लड़की से कोई भी उम्मीद मत करना। वो झुंझला उठा था और तेज़ी से वहाँ से निकल गया था। फिर एक दिन वो हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने उसे किसी को फ़ोन पर कहते हुए सुन लिया था कि बड़ी मुश्किल से चिड़िया को जाल में फंसाया है, इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। जैसे उस जैसी लड़कियां तो मैं चुटकियों में खरीद सकता हूँ, पर मुझे उसके घमंड को तोड़ना है। गरीब घर की इस छोकरी को इतना गुरूर पता नहीं किस बात का है कि अपने को छूने भी नहीं देती, और कुछ क्या खा करने देगी। क्या अब उसे बिस्तर पर लाने के लिए गले में शादी का फंदा पहन लूँ? इसके लिए दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। वो उसके पीछे कब आकर खड़ी हुई उसे पता ही नहीं चला। जब वह पीछे मुड़ा तो उसे देखकर दंग रह गया। उसने बात बदलने की कोशिश की, पर तब तक बात ख़त्म हो चुकी थी। फिर प्रिया ने अपनी माँ को साथ लेकर ये शहर छोड़ दिया। मोहब्बत शब्द से उसका विश्वास उठ चुका था। अब जदोजहद थी
वो तो कुछ करने की, ज़िंदगी में कुछ बनने की पूरी मेहनत लगन से वो एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गई। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसका चयन इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो गया था। धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ में वो सब हासिल कर लिया जिसकी उसे चाह थी। कई साल गुजर चुके थे, वापसी हुई थी उसके अपने शहर में, पर अब वो बिल्कुल अकेली थी। पर यहाँ दी का घर था। दी चाहती थी कि वो उसके साथ आकर रहे, पर वो अलग रहना चाहती थी। इस शहर को दोबारा से महसूस करना चाहती थी। इसीलिए उसने अलग रहने का फ़ैसला किया। अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए वो अभी तक अपने विचारों के समंदर में डूबी हुई थी कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। हेलो प्रिया, कल संडे है, तुम कल लंच मेरे साथ कर रही हो। बिल्कुल अकेली थी, पर यहाँ दी का घर था। उसकी बेस्ट फ्रेंड कविता का फ़ोन था। बुझे हुए स्वर में उसने हाँ कर दिया। संडे सुबह हल्की बारिश थी। उसने नहा धोकर भगवान के आगे दीपक जलाया, फिर नाश्ते में कॉर्नफ्लोर लिया। अलसाई हुई सोचने लगी, अभी तो कविता के यहाँ जाना है। अलमारी खोली, उसमें से अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर का सूट निकाला, टाई एंड डाई, वाइट कलर का मोतियों की लेस जड़ा दुपट्टा ओढ़कर, वाइट कलर की बिंदी लगाकर, खुद को शीशे में देखकर अपने हल्के सुनहरे बालों को खुला छोड़ दिया, मानो वो अपनी खूबसूरती से बेपरवाह थी। उसने अपनी गाड़ी निकाली और चल दी। वहाँ पहुँचने के लिए 1.5 घंटे का रास्ता तय करना था। ये खूबसूरत टेढ़े मेढ़े रास्ते हमेशा उसकी पसंद थे। रास्ते में एक जगह पर उसने गाड़ी रोक दी। खूबसूरत पिंक कलर के जंगली गुलाब की झाड़ी देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। ताज़ी ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी। तभी एक गंभीर आवाज़ में उसका ध्यान भंग कर दिया। ए मैडम, बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? वैसे ही इतना संकरा रास्ता है, लगता है कि आप किसी की जान लेकर मानोगी। कौन था वो? आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ा कर पीछे पलटी। उसने नज़रें उठाकर इधर उधर नहीं देखा, सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तभी टोकने वाला शख्स अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उसके आगे खड़ा हो गया। उसके कदम रुक गए। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। रोकने वाले बंदे की पर्सनालिटी भी गजब थी। लगभग 6 हाइट, वाइट टी शर्ट, ब्लू जींस, गेरुआ रंग, घुंघराले बाल, दाएं हाथ पर टैटू काफ़ी बड़ा सा, जो उसकी टी शर्ट की छोटी बाजू से आधा बाहर दिख रहा था। गले में रुद्राक्ष की माला। उसे ध्यान से देखकर उसकी आंखें नीची कर ली। वो मैं उसके मुंह से निकला, नहीं, मैं ये चेक कर रहा था कि आप गूंगी तो नहीं हैं। ऐसा कह रहा कर वो ज़ोर से हंस दिया। प्रिया हंसी नहीं। उसने चुपचाप गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो चल दी। मोबाइल उठाकर टाइम चेक किया, 12:15 बज चुके थे। आगे जाने पर साइड मिरर में देखा तो वो शख्स भी अपनी गाड़ी में उसके पीछे आ रहा था। अजीब इंसान है, उसने मन ही में सोचा। फालतू की बेतलुकी दिखा रहा था। कविता के घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। कविता के हस्बैंड का अपना बिजनेस था। काफ़ी अच्छी रिच फैमिली थी। कविता ने उसका बहुत वार्म वेलकम किया। बहुत खुश थी उसके आने से, और क्यों न होती। 10 सालों बाद मुलाकात हो रही थी दोनों की। आज लंच पर मेरे हस्बैंड की मौसी भी आ रही है, अपनी फैमिली के साथ। कहीं बाहर से आ रहे हैं? नहीं, यहीं पड़ोस में जो कोठी हैं उन्हीं की हैं। वाधवा ग्रुप का नाम सुना है तुमने? वाधवा इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। काफ़ी बड़े लोगों से ताल्लुक़ रखती हो तुम। प्रिया मुस्कुराई। 15-20 मिनट बाद वो लोग भी आ गए। आपस में इंट्रोड्यूस करवाया गया। मौसी मौसाजी बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि इतने बड़े बिजनेस
घराने से हैं। मौसी, शेखर कहाँ है? अरे बेटा, किसी का फ़ोन आ गया था, आ रहा होगा। तभी आने वाले शख्स ने उसे चौंका दिया। इससे मिलो, ये है 10 शेखर बांधवा। ये कहकर वह ज़ोर से हंसी, पर प्रिया तो शॉक्ड थी। ये वही था जो उसे सड़क में मिला था। वो उसे देखकर हंस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी कविता ने ही उसका परिचय दे दिया। अच्छा ही हुआ, उसे कुछ बोलना नहीं पड़ा। खाने की टेबल पर भी कविता की मौसी सास उसे कहने लगी, अरे बेटा खाओ ना, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो। खाने के बाद जब सब बैठे तो कविता ने कहा, अरे शेखर, कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। ये जनाब गाने का शौक भी रखते हैं। हाँ, और दूसरे का मजाक उड़ाने का भी। प्रिया ने मन ही मन सोचा, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन कहता है, तुम समझाओ। सच में आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो सुरों में डूबकर कब खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी किसी ने पीछे से उसे धीरे से कहा, खूबसूरती का इतना भी गुरूर अच्छा नहीं है कि मैडम सामने वाले को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। वो मुड़ी तो पीछे शेखर खड़ा था। अगर मेरी आवाज़ की ज़रा सी तारीफ़ कर दोगी तो तुम्हारे शब्दों का खजाना खाली तो नहीं हो जाएगा। प्रिया का चेहरा लाल हो उठा। वो तेज़ से कदमों से आकर सबके साथ खड़ी हो गई। कविता कहने लगी, तुम्हें कैसा लगा गाना? अच्छा था। सामने से शेखर ने अपने दिल पर हाथ रखकर शरारत से कहा, शुक्रिया। अच्छा मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। आप कहिए भाभी, तो मैं छोड़ देता हूँ। काफ़ी देर हो गई है, गाड़ी कल हमारा ड्राइवर ले जाएगा। वैसे भी मुझे कल मॉर्निंग में वहाँ काम है। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप लोग परेशान ना हो। अरे प्रिया, पहुँचते हुए रात हो जाएगी। ये रास्ता बीच में सुनसान हो जाता है। कविता के आगे प्रिया की एक नहीं चली। उसने शेखर को उसके साथ भेज दिया। वो गाड़ी में अगली सीट पर नहीं बैठी, पीछे बैठ गई। सोचने लगी, अब वो कविता के यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगी, बल्कि कविता को अपने यहाँ बुलाएंगी। ये चिपकू इंसान वहाँ रहता है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। आगे जाकर शेखर ने गाड़ी रोक दी। वो चौंक गई, फिर ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर उसकी साइड का डोर खोल दिया। महारानी एलिजाबेथ, क्या आप बाहर आएंगी? वो सकपका गई। गाड़ी से तुरंत बाहर निकलकर खड़ी हो गई। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ जो आप पिछली सीट पर बैठेंगी। आगे बैठिए, नहीं तो मैं ड्राइव नहीं करूँगा। वो ठंडे स्वर में बोली, आप पीछे बैठिए, मैं ड्राइव करूँगी। पर अगले ही पल संभल गई। सोचने लगी, ये तो मर्सिडीज़ हैं। क्या सोच रही हैं? आप ड्राइव करेंगी और आगे जाकर मुझे और मेरी गाड़ी को खाई में गिरा देंगी। मेरी जान मेरे लिए बहुत कीमती है। मैडम, आपके इरादे बहुत ख़तरनाक हैं। वो ज़ोर से हंस दिया। शाम गहरा रही थी। बहस करके वक्त ज़ाया करना ठीक नहीं था। वो चुपचाप आगे बैठ गई। शेखर के परफ्यूम की महक उस तक पहुंच रही थी। इतने में शेखर ने म्यूज़िक ऑन कर दिया। वो शाम भी अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। साथ में वो भी गुनगुना रहा था, पर वह उसकी तरफ ध्यान न देकर बाहर देखने लगी। इतना हैंडसम गुड लुकिंग बंदा आपकी कार ड्राइव कर रहा है और आप अंधेरे में कुछ ढूंढ रही है। अगर मैं गाड़ी यहीं रोक लूं और आपके। उसने घूर कर उसकी तरफ देखा। वो क्षण भर के लिए सिहर उठी। वाकई में ये तो उसके दिमाग में आया ही नहीं था। अमीर ज़ादे, बिगड़े हुए रईस लोग कुछ भी कर सकते हैं, यही थिंकिंग है आपकी। और अगर मैं इसे सच कर दूँ तो? वो फिर हंस दिया। उसकी निर्दोष हंसी देखकर वह आश्वस्त हो गई। उफ, इस इंसान के दिमाग में कैमरे लगे हैं। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, पर इतनी कीमती चीज़ सामने हो तो किसी का भी ईमान डोल सकता है ना? जवाब दीजिए। ऐसी बेतुकी बातों का क्या मतलब दूँ और क्या ही जवाब दूँ, मन में सोच रही थी।
गाड़ी तो इतनी धीमी चला रहा है कि रात के 12 बजकर रहेगा। मुझे कविता का कहना मानना ही नहीं चाहिए था। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। पर वह चुप थी। बस आज घर पहुंच जाऊं तो फिर कभी किसी के घर नहीं जाऊंगी। जानती हैं मैं इतनी धीरे गाड़ी क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। इतना खूबसूरत हम सफ़र कभी कभी नसीब होता है। प्रिया के मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। लगता है इसका काम ही यही है, लड़कियों को घुमाना, उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देना। और मुझे शायद 16 साल की लड़की समझ रहा है। इसे पता नहीं कि मैं दुनिया के हर रंग से वाकिफ़ हूँ। चलिए आपकी मंजिल आ गई। और मेरी भी। वह उसे देखकर मुस्कुराया। उसने अपना मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। कितनी पास में? भाभी से आपको घर पहुँचाने का वादा करके आया हूँ और घर तक पहुँचा कर रहूँगा। अजीब ज़बरदस्ती है, उसे मन ही मन सोचा। वो उसे अपने घर का एड्रेस बताना नहीं चाहती थी। नहीं, मैं चली जाऊँगी। वो फटाफट गाड़ी से उतर गई। घर का एड्रेस बताने से कौन सा मैं आपके साथ लिव इन में रहने चला आऊँगा। प्रिया उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए न थैंक्स कहा न पीछे देखा। वो तेज़ से चल रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं शेखर उसका पीछा न कर रहा हो। 10 मिनट तेज चलने के बाद उसने रुक कर देखा कि उसके पीछे कोई नहीं है। तब उसकी जान में जान आई। काफ़ी ठंडा हो गया था। घर पहुंचकर लॉक खोलने लगी। अब वो जल्दी से चेंज करके हाथ मुंह धोकर बस बिस्तर पर लेट जाना चाहती थी। आज का सफ़र बहुत थका देने वाला था। और ऊपर से ऐसे इंसान का साथ। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जो मैंने उसके साथ आने के लिए हाँ कर दी। चलो अच्छा हुआ बला टली। अचानक तभी पीछे से आवाज़ आई, अच्छा तो यहाँ रहती हैं आप? आवाज़ सुनकर उसके प्राण सूख गए। चाबी हाथ से गिर गई। जल्दी से पीछे घूमी तो लड़खड़ा गई। शेखर ने आगे बढ़कर उसे मजबूती से थाम लिया। वो झटके से सीधी खड़ी हुई और अपना हाथ छुड़ा लिया। आपको मेरे सहारे की बहुत ज़रूरत है। वो मुस्कुराया। ऐसा करते हैं, आज रात मैं यहीं रह लेता हूँ। प्रिया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। आपने मुझे समझा क्या है? मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो आपके आगे पीछे घूमती होगी। मुझे परेशान मत कीजिए। जाइए, यहाँ लोग सुनेंगे तो बेकार में बातें बनाएंगे। मैं जो आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ उसका क्या? वो उसके करीब आ गया। कुछ बताएंगी उसके बारे में? कौन किसे परेशान कर रहा है ये तो आप अच्छी तरह। वो दीवार से चिपक कर सीटी बजाने लगा। इतनी ठंड में एक कॉफ़ी पूछनी तो दूर, मुझे धक्का दे रही हैं। आपके यहाँ पर घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं? रात काफ़ी हो गई है, आपको अब वापस जाना चाहिए। प्रिया ने कहा, ये लीजिए आपकी चाबी। उसने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। अगर मैं ज़बरदस्ती आपके घर में घुस जाऊं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अच्छा, पुलिस आएंगी तो आप उनसे क्या कहेंगी? मैं कहूँगी। उसके हाथ अभी भी शेखर के हाथ में थे। उसने झटके से अपने हाथ छुड़ा लिए। वो अंदर गई और डोर लॉक कर दिया। अजीब इंसान है, चांस मार रहा था। वो बड़बड़ाई। फिर हाथ मुँह धोकर कपड़े चेंज किए, नाइट गाउन पहनकर कॉफ़ी बनाई, मग में डालकर बेडरूम में आ गई। आपने अपने आप से बोली, कॉफ़ी पिला देती, पर उसका कोई भरोसा नहीं है, बड़ा दिल फेंक है। कॉफ़ी पीकर फ़ोन चेक करने लगी तो कविता का मैसेज था, पहुंच गई तुम सही सलामत। हंसने के इमोजी चिपका रखे थे। बहुत गुस्सा आया उसे ये इमोजी देखकर। उसने जवाब में हाँ लिखकर छोड़ दिया। कब नींद आई कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठी, मालती से काम करवाकर ऑफिस चली गई। रास्ते में उसे शेखर का ख्याल आया, पर उस ख्याल को उसने दिमाग से झटक दिया। ऑफिस में ढेर सारा काम था। अगले हफ्ते स्टेट के लिए इन्वेस्टर्स मीट था, उसमें भी जाना था। निभा दी का फ़ोन आया, प्रिया तुम मेरे पास नहीं आई, बच्चे तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। सॉरी दी, बहुत सारे काम हैं इसलिए नहीं आ पाए, टाइम मिलते ही आ जाऊंगी।
दोनों को ढेर सारा प्यार देना मेरी तरफ से। उन्हें कहना मासी बहुत मिस कर रही हैं दोनों को। दी से बात करके उसका मन हल्का हो गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके फ़ोन पर कविता की मिस कॉल थी। मैं वापस कॉल नहीं करूंगी। उस मुसीबत को इसने ही मेरे गले डाला। बचपन की सहेली हैं तो क्या कुछ भी करेंगी। तब तक कविता की कॉल आ गई। कैसी है तू? ऐसा नहीं कि एक कॉल करके सहेली का हालचाल जान लूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसी बात क्यों कर रही हैं बूझी बूझी सी? कुछ नहीं यार, अभी ऑफिस से लौटी हूँ। सिर बहुत भारी हो रखा है। बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर पी ले। बाम सिर पर मल और सो जा, आराम मिलेगा। बाय द वे, सेक्रेटरी बहुत तारीफ कर रहा था। वो चुप रही। उसने बात बदल दी। इधर उधर की बातें करने के बाद कविता ने फ़ोन रख दिया। प्रिया सोचने लगी, बकवास आदमी, झूठा कहीं का, मेरी तारीफ कर रहा था, पर क्यों? पूरे हफ्ता थका देने वाला था। इन्वेस्टर समिट किसी भी स्टेट के लिए बहुत बड़ा मौका था। पूरे स्टेट व होल इंडिया से बड़े बड़े लोग इन्वेस्टेड थे। कुछ लोग बाहर से भी आए थे। मंडे ट्यूसडे प्रोग्राम 2 दिन का था। प्रिया ने पिंक गोल्ड सेल्ड गोल्डन बॉर्डर कॉटन सिल्क की प्लेन साड़ी पहनी, कानों में गोल्डन के इयररिंग, पिंक कलर की बिंदी लगाई, हाथों में घड़ी पहनकर अपने लंबे बालों को हल्की चोटी में गूंथ लिया। फिर मिरर में देखा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं किसी फैशन परेड में जा रही हूँ। आश्वस्त होकर वह चल दी। प्रोग्राम में सब लोग आने शुरू हो गए थे। नाम पुकारे जा रहे थे। तभी उसे सुनाई दिया, राजशेखर बांधवा, बांधवा ग्रुप के सीईओ। न चाहते हुए भी नज़र उधर चली गई। आज तो बंदा एकदम चेंज दिख रहा था। ब्लैक पैंट शर्ट, उसके ऊपर ग्रे सेट्स का कोट, चेहरे पर गंभीरता। चेहरा तो ऑलवेज खुशनुमा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही गजब लग रहा था। हैंडसम, नौटंकीबाज। आज कितना सोफिस्टिक लग रहा था। इसकी हरकतें जिसने करीब से देखी होंगी वही समझ सकता है कि कितना घटिया और चंचल है। पर जब राजशेखर बांधवा ने स्पीच दी तो प्रिया प्रभावित हुई, बिना नहीं रह सकी। सोच रही थी, टैलेंटेड तो हैं, पर मेरी बला से मेरे साथ इसका बिहेवियर बहुत बुरा था। वो चुपचाप अपना काम करती रही। 5 स्टार में कार्यक्रम के बाद लंच था, पर नहीं गई। उसे पता था कि वहाँ उससे सामना हो सकता है। वो हॉल से निकली और कॉरिडोर में चल दी। कॉरिडोर खाली था। सब लंच करने निकल गए थे। अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा। कहीं वो ना हो। हाथों में फाइल भींचकर वो तेज़ी से चलने लगी, पर पीछे आने वाला जल्दी से उसकी बगल में आकर कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। उसका डर सच हो गया था। इतना क्यों डरती हो मुझसे? तुम क्या सोच रही थी? छिप जाओगी मुझसे? जिस दिन से पहली बार दिखी हो उस दिन से मेरे ख्वाबों ख्यालों में दिल दिमाग सब जगह कब्जा जमाकर बैठ गई हो। वो धीरे से उसके करीब आकर बोला। प्रिया सोच रही थी, एक दिन की मुलाकात के बाद सीधे आप से तुम पर आ गया। दुनिया के लिए राजशेखर, तुम्हारे लिए सिर्फ शेखर हैं। बंदा जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगा। ओनली यूअर्स। वो धीरे से फुसफुसाया। वो कुछ नहीं बोली, चलने लगी, क्योंकि यहाँ कुछ कहने से तमाशा हो जाता। पर शेखर ने तो जैसे कसम खा ली थी उसे तंग करने की। प्रिया सोच रही थी, यहाँ कॉरिडोर में कैमरे लगे हैं, मेरी ना सही, पर इसे तो अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। कॉरिडोर के कैमरे के बारे में सोच रही हो? अगर ये कमबख्त न होते तो अब तक मैं तुम्हें बात अधूरी छोड़कर वह हंस दिया। ये तो लगता है कि जैसे मेरे दिमाग में ही बैठ गया है। प्रिया अपने दिमाग से उलझने लगी। ऐसी भी क्या नाराज़गी? आज तो तुम गजब ढा रही हो। इतनी तैयारी मेरे लिए ही की थी क्या? तो समझो तुम जीत गई। आज तो तुमने मुझे घायल कर दिया है। जी तो चाहता है कि तुम्हें बाहों में लेकर चलो, जाने दो।
तुम तो हर बात पर नाराज़ हो जाती हो। जाइए, लंच का टाइम निकल रहा है। बड़ी मुश्किल से प्रिया के मुंह से निकला। वहाँ मैं कभी भी जा कर खा सकता हूँ, पर तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगा। अभी कहाँ जा रही हो? 2 दिन तक तो हम सफ़र है ही। वो मुस्कुराया। इतने में शेखर को किसी ने रोक दिया। जब वो बात करने में बिजी था तो वो उसकी नज़र बचाकर वहाँ से निकल गई। बाद में इतनी भीड़ हो गई कि यहाँ पर वह उसे तंग नहीं कर सकता था। शाम को जब वो निकली तो हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर गर्म गर्म भुट्टे सिक रहे थे। उसका मन किया कि भुट्टे खा लूं, पर अगले ही पल शेखर का ख्याल आ गया तो उसने जल्दी से घर पहुंचना ही बेहतर समझा। पर घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। बेहद थकान हो रही थी। मालती बोली, मैम साहब खाना बना दिया है, मैं भी घर जाती हूँ। बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। मालती, बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाना। उसने मालती को कुछ रुपए दिए। मालती इमोशनल हो गई। मैम साहब, आप हमेशा बच्चों के लिए सोचते हो, भगवान आपको खुश रखे। मालती के जाने के बाद प्रिया सोचने लगी, सच में इस समय शेखर नाम के संकट से बचाने के लिए मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। डिनर के बाद उसने टीवी देखा, कुछ न्यूज़पेपर पलटे। उसके बाद टाइम देखा तो 10:30 हो चुके थे। उठकर सोने चल दी। इतने में फ़ोन बज उठा। देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। उसने ट्रू कॉलर पर नंबर डाला तो शेखर। वो माथा पकड़कर बैठ गई। ये आदमी तो मुझे पागल करके रखेगा। उसने फ़ोन साइलेंट कर डाल दिया और बेड पर लेट गई। पर नींद तो आंखों में थी ही नहीं। फ़ोन नंबर ज़रूर कविता से लिया होगा, पर कल फिर प्रोग्राम में उससे, या फिर कल छुट्टी कर लूँ। प्लीज़ भगवान जी मेरी हेल्प कीजिए। दोस्तों, आप इस कहानी को भी प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। आकर क्या रहेगी प्रिया और शेखर की स्टोरी, हम जानेंगे। धन्यवाद।